अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। वो इसलिए क्योंकि बड़े अरसे से जो इंतज़ार किया जा रहा था बिलाखिर वो ख़त्म होता हुआ महसूस हुआ। आज बज़ाहिर तो बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जो बहन थी उनकी तरफ से एक ऐलान किया गया, या इसको कह सकते हैं कि प्रेस टॉक की सूरत में एक पैगाम दिया गया। यकीनन इसमें वो फ्रस्ट्रेशन भी बड़ी हद तक आया नज़र आती है कि उन्होंने ये सवाल किया कि बताएं कि आपको खान साहब से क्या चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि आखिर वो जेल में अब तक कैद क्यों हैं। यकीनन ये वो सवाल है जो एक बहन होने के नाते भी वो पूछना चाहती थी, लेकिन बज़ाहिर पूरी पीटीआई की जो कैफियत है, जो इस्तिराब है, वो इसमें महसूस होता है या उसकी झलक नज़र आती है। क्योंकि उन्होंने कहा कि ख़ुद खान साहब की किसी और पार्टी नुमाइंदे के बजाय आप अगर ख़वातीन से बात करना चाहते हैं तो उनसे भी बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका सामने आना ज़रूरी है। खुलकर बात कीजिए और ये बताइए कि आपकी क्या डिमांड्स हैं। बज़ाहिर लोग इसको डील से भी तशबीह दे रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आया इसको डील समझना चाहिए या फिर तमाम तर जो पूरे इस फेज़ में मुख्तलिफ वाक़यात होते रहे और पीटीआई की तरफ से बारहा मुज़ाकरात की बात की जाती रही, फिर हुकूमत की तरफ से जो मुज़ाकरात का लारा लगाया गया और उसके बाद फिर पीटीआई ने क्लियर किया कि हुकूमत तो मुज़ाकरात की लिस्ट में है ही नहीं, ये मुज़ाकरात तो इस्टेब्लिशमेंट से होने हैं। तो उसके बाद जो एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ था, उसके बाद लग रहा था कि शायद इस्टेब्लिशमेंट बात करने की ख़्वाह तो नहीं है, लेकिन हुकूमत के लिए दरवाजे अभी भी खुले होने चाहिए पीटीआई के। लेकिन आज की इस गुफ्तगू से महसूस होता है कि खान साहब एक बड़ा क्लियर पैगाम दे चुके हैं कि आप जो भी चाहते हैं टेबल पर आकर बात करें, लेकिन ये पैगाम बज़ाहिर हुकूमत के बजाय इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करता हुआ ज़्यादा नज़र आता है। इसी पूरे सियासी सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आज भी एक हफ़्ते बाद दोबारा एहतजाज हुआ और उसकी बड़ी वजह ये थी कि खान साहब के जो मुकदमात हैं वो बग़ैर किसी वजह बताए डी लिस्ट किए जाते रहे हैं, और इसमें ख़ास तौर पर चंद एक वो मुकदमात भी शामिल हैं जिनमें खान साहब को सज़ा हुई है। अब देखना होगा कि आया इसकी कोई फ़नी वजूहात थी या फिर ये इंटेंशनली किया गया। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ़ हसन साहब मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं। रऊफ़ साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। रऊफ़ साहब ये फरमाइएगा सर कि आज अलीमा खान साहिबा ने जो गुफ्तगू की है, आप उसको किस अंदाज में देखते हैं? बात तो वो कर रही हैं रियलिटी बेस, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब डील के लिए मान गए हैं, कुछ लोग इसकी राय से या इस राय से मुत्तफिक भी नज़र नहीं आते। आप क्या कहेंगे सर? थैंक यू सना। मुझे नहीं पता कि खान साहब को कितने करोड़ दफा कहना पड़ेगा कि वो डील नहीं करेंगे, ना करेंगे, ना अगर और अगर डील करनी होती, बड़ी सिंपल सी बात यह है, तो वो क्या 2 साल जेल में रहते? क्या डील पहले नहीं की जा सकती थी जबकि ऑफर्स मौजूद थी? और यहाँ को इस मुल्क में कोई ट्रेडिशन भी नहीं है कि जी लोग बहुत देर तक जेलों में रहें। तो डील वो जेल में है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो डील नहीं करेंगे, डील नहीं करना चाहते, किसी सूरत में भी डील नहीं करेंगे। और एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो बातचीत की बात होती है या होती रही है, वो भी सिर्फ मुल्क में आयन और कानून की बालादस्ती के लिए। उनके साथ भी कोई डील नहीं होगी। और यही बात अलीमा खान भी कर रही है। वो कह रही है कि बताएं क्या चाहिए क्या आपको खान साहब से, क्योंकि जेल में जो केसेस हैं उनके खिलाफ, उनकी तो कोई हैसियत नहीं है ना, उनकी तो कोई फाउंडेशन नहीं है। ये केसेस अगर किसी भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी में ले जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि जिन्होंने केसेस किए हुए उनको सजा भुगतनी पड़ जाएगी। उनका कोई है कि आपको याद है जो पिछली भी 4 सजाएं हुई है खान साहब को, वो एक एक पेशी के ऊपर उन्होंने वहां वो हाई कोर्ट लेवल के ऊपर उनको खत्म कर दिया गया था। और आज ये जो केस है एक जो बेल का केस है, वो लग ही नहीं रहा। सो बिल्कुल कोई डील नहीं है, ना होनी है। डील्स ऑफर हुई हुई हैं लेकिन खान साहब ने कबूल नहीं की हैं। और कल की उनकी स्टेटमेंट जो है, वो कहती है मैं सारी जिंदगी जो है वो जेल में गुजार दूंगा, लेकिन फिरौनियत और यजीदियत के साथ समझौता नहीं करूंगा। इससे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे सकता है? इसके अच्छा। बाद भी अगर अच्छा, लोगों के जहनों में डाउट्स हैं तो मेरा ख्याल है कि उनको फिर किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रऊफ़ साहब सर चलिए, ये तो आपने अलीमा साहबा जो कह रही हैं उसकी वजाहत कर दी है, लेकिन ये जो हुकूमत की तरफ से बात की जा रही थी कि मुज़ाकरात करते हैं, आए बैठे हैं हमारे साथ, तो आपको नहीं लगता कि सर हुकूमत से तो चलें बातचीत का एक आगाज़ किया जा सकता है, उसके बाद भले बाकी स्टेक होल्डर्स भी उस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं उन मुज़ाकरात का? देखिए, पिछली दफा जब हमने हुकूमत से एंगेज किया था तो क्या बना था उसका? 7 हफ्ते हमने अपने जाया किए थे। एक ऐसी हुकूमत जो कि मांगी हुकूमत है, जो कशकोल में डाल के मांगी गई है, उस हुकूमत के पास है क्या देने को? पिछली दफा 7 हफ्तों की जो हमारी इनके साथ बातचीत हुई थी, जो एंगेजमेंट लास्ट की थी ओवर ए पीरियड ऑफ 7 वीक्स, उसमें उन्होंने हमसे वादा ये किया था, हमने डिमांड किया था जी कि हमारी जो निगोशिएटिंग टीम है उसकी मुलाकात करा दीजिए खान साहब से। तो उन्होंने कहा था जी कोई बात ही नहीं है जी, हम कल करा देंगे।
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और 7 दिन के बाद इन्होंने हैंड्स अप कर दिए थे कि हम ये काम नहीं करा सकते। जो हुकूमत एक मुलाकात अरेंज नहीं कर सकती, वो हुकूमत क्या नेगोशिएशन करने के काबिल है? जो खुद पपेट्स हैं, जिनके पास कोई पावर नहीं है, जिनके पास कोई लिजिटिमेसी नहीं है, जिनकी कोई आवाज नहीं है, उनसे आप बातचीत करके क्या मिलेगा आपको, सवाए वक्त के ज़िया के, जो हमने लास्ट टाइम भी किए। तो अभी स्टेज के ऊपर तो बातचीत हो ही नहीं रही ना। खान साहब ने कल भी बड़ा क्लियरली कह दिया कि जी जिससे बातचीत करनी है वो मेरे पास आए, खुद बात करे। अच्छा, अब सर ये फरमाएगा कि आपके ख्याल में एक तरफ तो चलें ये बातचीत के माहौल को बनाने की कोशिश कर रही है हुकूमत भी, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों से आप लोगों का एहतजाज भी चल रहा है। क्या वजह है कि ये आपके मुकदमात जो हैं बानी चेयरमैन के भी और बाकी लोगों के, वो डी लिस्ट कर दिए जाते हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और कभी दीगर कोर्ट से? इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? देखिए सना, एक तो एहतजाज नहीं चल रहा। एक दफा हम, चूंकि हमारा ये केस जो है अलकादर ट्रस्ट का, इसका बेल का केस जो है ये नहीं लग रहा, तो हमने हाई कोर्ट में हमारे पार्लियामेंटेरियंस गए थे, एमएनएज एंड एमपीएज एंड सेनेटर्स गए थे, और वो सिर्फ ये दरख्वास्त लेके गए थे जी कि हमारा केस जो है खान साहब का वो लगाया जाए। तो उस दफा उन्होंने 2 तारीख का प्रॉमिस किया था, ट्यूसडे का, विच इज टुडे, उन्होंने प्रॉमिस किया था। और जब जुमे को कॉज लिस्ट इशू हुई तो उसमें केस नहीं लगा हुआ था। तो उसके बाद फिर दोबारा ये फैसला किया गया कि जी जो ट्यूसडे को, विच इज टुडे, हम जाके चीफ जस्टिस साहब से फिर दरख्वास्त करेंगे कि ये केस लगना चाहिए ईद की छुट्टियों से पहले। तो आज उसी सिलसिले में हमारे वंस अगेन पार्लियामेंटेरियंस गए हैं, एमएनएज, एमपीएज और सेनेटर्स गए हैं। और आज मुझे पता चला है कि 5 तारीख जो है वो उन्होंने तारीख कमिट की है कि 5 को हम केस सुनेंगे अलकादर का। और ये 5 को क्यों, 5 तक क्यों इंतजार करवाया गया है? आज कमिट किया था तो आज क्यों नहीं सुना गया? तो ये वो सारी वो पजल्स हैं जो जिन 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 जिनको सॉल्व करने के लिए मेरा ख्याल इस वक्त पूरी कौम जो है, उनकी दिमाग जो है, उनके दिमाग उलझे हुए हैं। नहीं अदलिया का वजूद खत्म हो चुका है। नहीं, सना, रऊफ साहब, लेट्स बी फ्रैंक, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। माजरत आपकी बात काट रही हूँ। अभी आपने देखिए खुद ही वजाहत की है कि 5 जून की जो तारीख दी है, सिर्फ मेरा ख्याल है कि इस हफ्ते की भी तारीख पहले दी गई थी, कहा गया था कि अगले हफ्ते सुना जाएगा। तो आपके ख्याल में गैर ज़रूरी डिले की कोई वजह तो बताई गई होगी अदालतों की तरफ से? मैं उसी पर ही आ रहा था। जी। देखिए, अदलिया का वजूद पाकिस्तान में खत्म हो चुका हुआ है। जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और अदलिया, इसमें से लेजिस्लेचर जो है वो, और अदलिया जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद दोनों, उनका वजूद खत्म हो चुका हुआ है, वो भी एग्जीक्यूटिव के ताबे हो चुकी हुई है। अब अहकामात आते हैं तो केस लगते हैं, अहकामात नहीं आते तो केस नहीं लगते, अहकामात आते हैं तो केसेस जो है लगा के भी डीलिस्ट कर दिए जाते हैं। ये एक सिचुएशन बनी हुई है। इस तरीके से रियासत आगे नहीं चल सकती। इस तरीके से इंसाफ जो है वो, उसके तमाम रास्ते मफकूद हो गए हैं, बंद हो गए हैं। खान साहब को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है पिछले 2 साल से। ना हक, बेगुनाह उनको जेल में रखा गया हुआ है। उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनना चाहिए था। हैरानगी इस चीज की है कि वो जेल में क्यों है। लोग पूछते हैं कि कब आजाद हो रहे हैं। मैं, हैरानगी ये नहीं है कि आजाद कब होंगे, हैरानगी ये है कि वो जेल में बैठे क्यों हुए हैं, उनको क्यों जेल में रखा गया हुआ है। सो ये किसी की, आई डोंट नो किस तरीके से मैं इसको डिस्क्राइब करूं, बट ये, आई थिंक दिस इट्स अ ट्रैवेस्टी, व्हाट वी आर विटनेसिंग इज अ ट्रैवेस्टी। और अब पता नहीं ये कब तक चलता है, क्योंकि जो हमारी पॉलिटिकल हुकूमत है वो बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास किसी किस्म की कोई ताकत और रेलेवेंस नहीं है, कोई लेजिटिमेसी नहीं है। वो सिर्फ नौकर हैं और वो नौकरी कर रहे हैं, और पपेट्स हैं, और उनकी स्ट्रिंग्स कहीं और से हिलाई जाती हैं और वो डांस करते हैं। हम ये देख रहे हैं। 8 फरवरी के बाद इस हुकूमत का तमाशा हम देख रहे हैं। अब ये पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरीके से रियासतें जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं। हम लोग एक एक मद्दोजसर में फंसे हुए हैं इस वक्त, और उससे निकलना जो है वो हर दिन गुजरने के साथ साथ मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि बात ये भी हो रही है कि पीटीआई की तरफ से एहतजाज भी शायद कोई पाइपलाइन में है, अगर तो खान साहब की रिहाई मुमकिन ना हो सकी, उसके ऊपर भी काम हो रहा है, लेकिन कैसे करेंगे? क्योंकि जब भी कभी एहतजाज का माहौल बनता है तो इस्लामाबाद में दाखिले से रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ख़ुद यहाँ की हुकूमत के लिए भी। तो ख़बरें ये आ रही थी कि आप लोग खैबर पख्तूनख्वा का जो इस्लामाबाद से मुलिका इलाका है वहाँ तक पहले अपना एक स्ट्रेंथ बनाएंगे और उसके बाद आप इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। क्या इन चीज़ों के ऊपर भी काम हो रहा है?
कल खान साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया जी कि एक मुल्क की एहतजाज जो है उसको वो ऑर्गेनाइज करें। और हम लोग, उन्होंने कहा है कि जी हम डी चौक नहीं आएंगे, हम इस्लामाबाद को फोकस नहीं करेंगे, हम सारे मुल्क को फोकस करेंगे और तमाम मुल्क में एहतजाज, पुरअमन एहतजाज जो है वो किया जाएगा। उसके ऊपर काम शुरू हो चुका हुआ है। अब देखते हैं कि कब तक काम खत्म होता है और जो एहतजाज का अमल है वो शुरू होता है। लेकिन वो क्लियरली कल बता चुके हुए हैं कि वक्त आ गया है कि हम मुल्क की एहतजाज जो है उसको इनिशिएट करें। तो इसमें सर कारकुनों को बाहर निकालना कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आपके तो ऑलरेडी कई कारकुनान हैं जो जेलों में कैद हैं, कई के ऊपर रिपोर्ट्स दर्ज हैं, एफआईआर्स हैं। तो कैसे मतलब ये स्ट्रेंथ कैसे बना पाएंगे जब ऑलरेडी आपकी एक बड़ी तादाद जो है वो जेलों के अंदर कैद हुई हुई है? बहुत लोग हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन जो आपको देखा था आपने कि 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा इन लोगों ने हमें दी थी। हम्म। केपी में तो हमारी हुकूमत भी है और बाकी तमाम प्रोविंसेस में भी, इंक्लूडिंग सिंध एंड बलूचिस्तान, प्रेडोमिनेंट लोग जो है वो हमें सपोर्ट करते हैं। ये खान साहब की कॉल की देर है। आप देखेंगे कि जब कॉल दी जाएगी तो लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे, बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे। बाज दफा शकूक व शुबहात का इजहार किया जाता रहा है, आप भी कर रही हैं मेरा ख्याल है, कि शायद लोग ना निकले, लेकिन मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता, मोस्ट हम्बली। और मैं फील करता हूँ कि जो सपोर्ट पेश खान का है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी हुई नहीं है। तो खान साहब ने जब भी मुल्की एहतजाज की कॉल देंगे, आप देखेंगे कि लोग निकलेंगे। और हुकूमती फस्तायत जो है वो तो उसको तो किसी तरीके से हम मेजर कर ही नहीं सकते हैं, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और नित नए तरीके, नित नए हथकंडे जो हैं वो आजमाए जाते हैं इस फस्तायत के कॉन्टेक्स्ट में। और लास्ट टाइम भी आपने देखा है, जितनी दफा भी हम लोग बाहर निकलने की कोशिश की है, एहतजाज का शायद मौका वाकई आ गया और खान साहब ने कह भी दिया। तो अब तो हमें उसी तरफ ही बढ़ना पड़ेगा। देखते हैं कि कब तक उस सिलसिले में पूरा जो तैयारी जो है वो की जाती है और उसके बाद इसको इनिशिएट किया जाता है। अच्छा सर, लास्टली आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो माहौल बना है पाकिस्तान और भारत के इस पूरे सिनेरियो के बाद, उसके बाद वज़ीर आज़म शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ ममालिक का दौरा कर रहे हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। आप समझते हैं कि ये दौरा वाकई करना चाहिए था, और इससे बढ़कर पाकिस्तान क्या इनिशिएट कर सकता है उन ममालिक के लिए, क्योंकि उन ममालिक को भी काफ़ी टफ टाइम भारत की तरफ से देखना पड़ रहा है? हुकूमत जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वो मुल्क चलाते हैं और बड़ा सीरियस काम होता है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते भी उनके पास कोई काम नहीं है, इनके पास फुर्सत ही फुर्सत है। तो ये जहाज में बैठते हैं और इधर जाते हैं, जहाज में बैठते हैं और उधर जाते हैं। जहाँ तक इन ममालिक के किरदार का सवाल है, वो बहुत अच्छा रहा है, बहुत हमारे साथ बरादराना रहा है। उन्होंने टर्की या कोई और भी ममालिक है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, वो अपनी जगह। लेकिन तख्ता ज़मीन के ऊपर इस तरीके से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो जाके जहाज के झूले नहीं लेते रहते, वो बैठ के यहाँ काम करते हैं। और खासकर बजट आ रहा है, यहाँ ज़रूरत है। लेकिन अब मैं ये भी कहने पे मजबूर हूँ कि शायद बजट भी इनकी पहुंच से बाहर है, वो भी कोई और देख रहे हैं। अब कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं कि आईएमएफ की इंटरफेरेंस कभी भी बजट फॉर्मेशन में इस हद तक नहीं देखी गई जितनी कि अब देखी जा रही है। वर्चुअली वो हर चीज जो है वो डिक्टेट कर रहे हैं हुकूमत को। तो मुल्क को तो बेचा जा चुका होगा ना, मुल्क को तो गिरवी रखा जा चुका होगा। मुल्क की बंदरगाहें, मुल्क के एयरपोर्ट्स, मुल्क की शाहराहें, मुल्क की मोटरवे, सब कुछ गिरवी रखा जा चुका हुआ है। और भी पता नहीं अभी क्या क्या गिरवी रखा जाएगा। तो ये तो तमाशा करने आते हैं सना, ये आते हैं, मुल्क को लूटते हैं और चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर लूटते हैं, फिर चले जाते हैं। ये इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं। लेकिन ये बहुत जल्द अपने अपने असल अंजाम तक पहुंचेंगे, बहुत जल्द, बहुत जल्द। क्या मुराद है सर अंजाम को पहुंचेंगे, यानी आपको लगता है कि ये हुकूमत ज़्यादा अरसे सस्टेन नहीं कर सकेगी? ये हुकूमत बैसाखियों के सहारे सस्टेन कर रही है, अभी आप भी जानते हैं। ये आईएमएफ की लोन्स के ऊपर जा रही है और जो पावर्स इनको पेट्रनाइज कर रहे हैं उनकी बैसाखियों के ऊपर ये सपोर्ट कर रही है। इनकी अपनी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। और अगर ये बैसाखियां जो इनसे ले ली जाएं तो ये तो एक दिन भी नहीं लास्ट कर सकते। बिल्कुल ये बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। इनका आप देखिए सियासी मैदान में इनका अमल दखल जो है वो खत्म हो चुका हुआ है। ये आज इलेक्शन कराएं, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, एक इलेक्शन कराएं, इनको 10 सीटें नहीं मिलेंगी पूरे मुल्क में। तमाम जो है इस वक्त हुकूमती पार्टी 10 सीटें नहीं ले सकेंगे। अब करके देख लें, चैलेंज मेरे साथ लगा, मैं लगाता हूँ, तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ, लगाएं। इनमें हिम्मत है तो ये तो आवाम के सामने ही नहीं कर सकते। ये तो बदनाम हो चुके हैं कि साख नहीं है, कि लिजिटिमेसी नहीं है, कि कुछ नहीं रहा हुआ, इनकी सियासत खत्म हो चुकी हुई है। ये सियासी जनाजे हैं जो
आप देखते हैं फिरते हुए, जहाज़ों में बैठते हुए, जहाज़ों से उतरते हुए, कुछ नहीं इनके पास और करने को सिवाय इसके। अनफॉर्चुनेट, लेकिन यही इस वक्त हमारा इसी यही देखने को मिल रहा है और कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन पीटीआई के हवाले से आया वाकई डील ऑफ़र की गई या नहीं की गई, उसमें क्लैरिटी क्या है और किस हद तक पार्टी की पॉलिसी क्या है, इसके बारे में उन्होंने गुफ्तगू की और ये भी वाज़ेह कर दिया कि आइंदा का लाहे अमल क्या होगा। एक मुख्तसर वक्फे के बाद इस कमेंट के ऊपर क्या आया, पीटीआई क्या बातचीत करना चाहती है, हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल है, उनसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अपोजिशन का वाज़ेह मौक़िफ़ और ख़ास तौर पर चाहे मुज़ाकरात कह लें, चाहे बातचीत कह लें, चाहे टेबल पर आकर जो आपसी इख्तलाफात हैं उसके बारे में बात करें, लेकिन कम से कम एक ग्रीन सिग्नल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज नज़र आता है। और अच्छी बात यह है कि सियासी लीडरशिप के बजाय उनके अहल खाना की तरफ से नज़र आता है। लेकिन हुकूमत का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल होगा और हुकूमत किस हद तक समझती है कि इस मुतालबे को संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि हुकूमत तो बहुत पहले से मुज़ाकरात की बात कर रही थी। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो इस वक्त गैर मुल्की दौरों पर हैं और उसमें ज़्यादातर ममालिक वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान का भारत के मुश्किल वक्त में साथ दिया, जब भारत की तरफ से दरअंदाज़ी की और धमाकों की कोशिश की गई पाकिस्तान के अंदर। तो जिन दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के साथ खड़े होकर एक मजबूत पैगाम दिया, यकीनन उनका शुक्रिया बनता है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वही शुक्रिया अदा करने के लिए इन ममालिक के दौरे पर हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए कि हुकूमत मुस्तक़बिल के हवाले से क्या लाहे अमल मुरतब कर रही है, हमारे साथ मौजूद हैं ये कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, बल्कि वफाकी वज़ीर भी हैं बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इंजीनियर अमीर मुकाम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अमीर मुकाम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर फरमाइएगा, आज वो अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू अगर आपने सुनी हो तो सर वो फरमा रही थी कि आखिर क्या चीज़ है जो खान साहब से चाहिए बताएं, बैठकर बात कर लेते हैं। सर अब इस गुफ्तगू को क्या समझें, क्या पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है, डील चाहती है, आप इसको किस अल्फाज से तशबीह देंगे? मतलब है इस तो ऑब्वियस जो उसने बात की है कि मतलब उससे कोई डिमांड जो मैंने आपसे उसकी स्टेटमेंट सुनी कि जो चाहते हैं हम इसके तैयार है बैठने के लिए, वो तो अपनी जगह, मगर उससे कोई चीज नहीं चाहता है। उसे इमरान खान के जो वो इंटी स्टेट एजेंडा लाया माजी में, और वो 9 मई और जो वाक़यात हुए सबके सामने है, हमारी सिर्फ इतनी इतनी बात है कि इंटी स्टेट एजेंडा न हो और सारे मिलजुल कर इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। सियासत हम सब की है, वो अपनी जगह रह गए, उनके अपने इश्यूज, अपने केसेस वो अदालतों में, तो उसमें कि और किसी के साथ ये अथॉरिटी और मजाज है नहीं, वो तो कोर्ट्स मजाज है, अदालतें मजाज है। और वो अगर नए वाकयात वो उसके कहने पर उसकी पार्टी और उसके वर्कर नए वाकयात नहीं करते नौमाई की तरह, तो कौन उसके खिलाफ एफआईआर करेगा? अगर वो दोबारा नहीं कहते कि इस्लामाबाद को कब्जा करने जा रहा है, फ्ला करने जा रहा है, फ्ला करने जा रहा है, तो कौन उनके खिलाफ एफआईआर काटेगा? वो तो अपनी जगह बात, यहाँ तक उनकी तरफ से भी ये होनी चाहिए और हमारी तरफ से भी वही है। बात रह गई स्पेशली इमरान खान की केसेस की, तो मैं कम से कम इतना कहूंगा कि उसके साथ बड़े बड़े वकला और सब कुछ है, पैनल्स है, तो वो तो अदालत में मुख्तलिफ कोर्ट्स में वो अगर वही अपनी बेगुनाही साबित कर दे तो कोई मुश्किल है ही नहीं। अगर हमसे ये कर दे कि आप नई मुकदमात हो और ये नई चीजें, अगर वही उसका रवैया पॉजिटिव हो तो हमारा भी पॉजिटिव रहेगा। अगर वो कहते हैं कि सारा इस सिस्टम के अंदर चले, मुल्क के लिए काम करे, हम उनकी मैंडेट का भी एहतराम करेंगे, केपी में भी उनकी गवर्नमेंट है, इन इन चीजों पर बात हो सकती है, एक दूसरे की मदद हो सकती है, और स्पेशली जो उसकी रिहाई है और वही बात है असल में, वही तो हमारी ना वो गवर्नमेंट के साथ है न किसी और हो, तो कोर्ट्स में उसके मुकदमात है, वो बेशक लड़े, अपने बेगुनाही साबित कर दे, उनको रिलीफ मिल जाए, तो हमें क्या इतराज हो सकता है? नहीं, लेकिन अमीर मुकाम साहब, अगर मैं फ़र्दन आपने बहुत सारे इश्यूज़ को कलेक्टिवली उस पर गुफ्तगू की है सर, लेकिन जो बात अलीमा साहिबा ने की है उसके ऊपर अभी तक हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। ऑब्वियसली हुकूमत तो पहले ही मुज़ाकरात की बात कर चुकी है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही थी, लेकिन अब क्या आज जो उन्होंने गुफ्तगू की है इस पर बैठकर बात करने के लिए कोई हुकूमत की तरफ से कोई बयान जारी होगा या कोई राब्ता किया जाएगा सर, या आपको लगता है कि ये ऑफ़र वो हुकूमत को कर ही नहीं रही हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट को ये ऑफ़र कर रही हैं? ये मतलब है, ये उसकी तो अपनी आज से नहीं, पहले भी कई दफा उसकी स्टेटमेंट और सारी चीजें आई है, और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जवाब भी मिल चुका है कई बार रिपीटेडली कि ये हमारा काम और हमारा सब्जेक्ट है नहीं, जो भी बात है, आपको मुंतखब हुकूमत मौजूद है,
ان کے ساتھ آپ کو کر لینا چاہیے. وہ تو ایک اور چپٹر ہے. ہماری طرف سے جو بھی بات ہم نے پرائم منسٹر نے فلور آف دی ہاؤس دوبارہ بات کر دی کہ آؤ سارے مل کر ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے, اس کو آگے لے کے جائے, تو وہی بات دیٹ از مور دین اینف. جس طرح پہلے ان کے کہنے پر پہلے ہم کہہ رہے تھے وہ تیار ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں, آپ اس کی جگہ نہیں سمجھتے. پھر انہوں نے خود ڈیمانڈ کی اسپیکر کو کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, تو ہم نے اس کو ویلکم کہا اور پرائم منسٹر نے اپنی ایک کمیٹی بنائی جس میں سارے اتحادیوں کو بھی جو آپ کے آگے ڈالا گیا, اور 42 دن میں انہوں نے ہم نے کہا کہ آپ ریٹرن ڈیمانڈ دے رہے, 42 دن اس پر انہوں نے گزار کر دیے نہیں, اور جب دیے 22 تاریخ کو دیے, 28 تاریخ کو دوبارہ میٹنگ ہونا تھا اور ہمیں جواب دینا, اس سے پہلے انہوں نے وہی کمیٹی ختم کر دی اور کہتے ہیں کہ ہم یہ مذاکرات بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی تو ایک بات ہے نہیں, ایک بات پر سٹینڈ لینا. ان کے ترجمان بھی کہی ہے, علیمہ خان نے ایک بات کرتی ہے, ہمارا بیرسٹر دوسری کرتی ہے, سلمان اکرم راجہ تیسری بات کرتی ہے, کوئی اور آتے درمیان میں اور اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. علی امین گڈا اندر سے آتا ہے تو مجھے خان صاحب نے ایک کہا ہے, وہی جو مانسیرا کا اعظم ساتھی ہے تو کہتے ہیں میں کیا, مجھے خان صاحب نے کہا جو بھی جس کو پکڑتے ہو جاؤ اس طرح بات کرو. تو اس کا تو یہ بات ابھی واضح ہی نہیں کہ کون بندہ ہے, کس کے ساتھ اتھارٹی ہے اور کون بات کرے گا. ایک کو نہیں مانتے, دوسرے کی نہیں مانتے, اس کے بہنیں بقایا پارٹی کو نہیں مانتے, بقایا پارٹی ان کو نہیں مانتے. تو اس طرح ایک عجیب سی سچویشن ہے. اگر کوئی ذمہ دار بندہ جن باتوں پر بات چیت ہو سکتی ہے وہ آگے لے آئے, اس کے ساتھ اختیار ہو, اتھارٹی ہو, جو چیزیں ہونے والے تو اس پر ضرور بات چیت کی جا سکتی ہے. اچھا لیکن کیا کہیں گے, آپ کو ویسے کیا لگتا ہے, آپ نے ویسے بات تو درست کی کہ ان کی طرف سے ایک بندے کی اتھارٹی نہیں ہے, لیکن اب کل بیرسٹر گور صاحب بھی فرما رہے تھے کہ خان صاحب جو ہیں ان کے عید سے پہلے جیل سے رہا ہونے کے امکانات بڑے قوی ہیں. اب وہ یہ کس طرح کہہ رہے تھے کہ عید سے پہلے خان صاحب رہا ہو جائے گی, مطلب آپ کو کیوں لگتا ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیوں کیا ہوگا؟ یہ تو بیرسٹر صاحب کو پتا ہوگا, وہ بیرسٹر ہے. میرے تو ایک علاقے کے میرے اچھا. تو گاؤں والے دوست بھی ہے, وہ تو ذرا بہتر سمجھتے ہیں, وہ گیلے بیرسٹر ہے, اس کو وہی اگر کورٹ سے عدالتوں سے کوئی اس طرح اشارہ ملے کیا ہے اس کے کیس میں اتنا جان ہے جو بھی ہے, تو بیرسٹر صاحب بہتر سمجھے گا. میرے نالج میں کم از کم اسی طرح کوئی بات نہیں کہ یہ بات ہو گئی اور یہ وہ بیرسٹر صاحب جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کن آرگومنٹ پر, کن دلائل پر, کن حقائق پر, اور اس کو مد نظر رکھ کر اور یہ بات کی ہے کہ عید کو تو کتنے دن, اگر 28 مئی پھر چھٹی ہے اور پھر 2-3 دن بعد پھر عید کی چھٹیاں ہوں گی. تو میرے پاس کیا کم از کم مجھ سے سوال کرتے تو میرے علم میں ایس سچ کوئی اس طرح بات نہیں ہے, اور میں اس پر بات بھی نہیں کر سکتا ہوں. میں تو ایک سمپل ورکر ہوتے ہوئے اتنا بات کر سکتا ہوں کہ جو بھی چیزیں عدالتوں میں, کورٹس میں, اگر وہی کورٹس میں اس کی کیس اسٹیج پر ہے, ان کے دلائل آرگومنٹ اسٹیج پر ہے, آخری سٹیجز میں, اور وہی ان کو اس طرح اپنے آپ کو بری ہونے والا سمجھے تو بات کر سکتے ہیں, یا اس کے ساتھ اور کوئی معلومات ہو تو یہ اس سوال کا جواب وہ بہتر دے سکتے. اچھا سر, یہ فرمائے گا کہ آپ نے خود بھی کہا آپ خود بھی ایک سیاسی ورکر ہیں, اب جس طرح پی ٹی آئی احتجاج کی بات کر رہی ہے کہ اگر خان صاحب رہا نہیں ہوئے تو ہم پھر احتجاج شروع کریں گے, آپ کے خیال میں اتنے کارکنان جیلوں میں قید ہیں, کئی کے خلاف درخواستیں ہیں, کئی کے خلاف رپورٹس ایف آئی آر درج ہیں, کارکنان ویسے بھی ایگزاسٹ ہو چکے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی جو مین ہب ہے وہ تو خیبر پختونخوا صحیح ہے جہاں سے کارکنان نکلتے ہیں, تو آپ خود کے پی سے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں کے عوام اب انٹرسٹڈ ہیں اس قسم کے کسی احتجاج کو ویلکم کرنے کے لیے؟ نہیں, وہ بات ختم ہو چکی ہے. وہ بات اس پر ختم ہو چکی ہے کہ انہوں نے جس طرح کارکنانوں کو ورغلایا, جس طرح ان کو نکالا, جس طرح اپنے سارے سورس استعمال کر کے, اور اس مقصد کے لیے کہ ہم, وہ آپ کو یاد ہے اس کی وہی مسز پیرنی بھی ہے اور علی امیر کے نپور صاحب بھی, ان کے اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہم واپس ویسے نہیں جائیں گے, عمران خان کو ساتھ لے کر واپس جائیں گے. مگر جب کارکنان نے دیکھا, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ, کہ کارکنان بیچارے تو وہی رہ گئے, مگر علیمہ یہ اس کی مسز پیرنی اور گنڈاپور صاحب پشاور میں دیکھنے میں ملے کہ کبھی کہتے میرے 13 ضلع کراس کیے, کبھی کہتے 12 ضلع کراس کیے, اور کس طرح وہی نمودار ہوئے
تو کارکنان سوال کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ آپ آئے کس طرح اور گئے کس طرح اور کس مقصد کے لیے ہم بیچاروں کو لے کر گئے، کس مقصد کے لیے ہمیں یوز کیا گیا. تو میں چیزوں یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہوا، تو اسی دفعہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ 200 کالے دے دے تو 200 بندے بھی ان کے ساتھ آئیں گے نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اپنے اپنے ایجنڈے، اپنے اپنے عزائم میں، ان کا ہر ایک کی اپنی اپنی سیاست ہے. تو میں تو یہ بالکل وثوق سے بھائی ایک سیاسی ورکر ہوتے ہوئے جو ورکروں نے ان سے سوال کیا ہے کہ آپ نے ہمیں لایا کیوں اور آپ واپس کدھر غائب ہو گئے، آپ کس طرح گئے، آپ کوئی پیرنی کے ساتھ جادو تھا کہ وہی جادو استعمال کر کے آپ بھی وہی اس طرح جن بن گئے، پشاور پہنچ گئے، اور ہم بیچارے یار کہ کوئی جیلوں میں گئے، کوئی کیا ہوا، کوئی کیا ہوا. تو ان سارے حالات کو اصل پکچر ان کے ورکر ان کا دیکھ لیا. اور ابھی تو بات یا کے پی میں یہ صورتحال بھی ان کے ورکر دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکومت کے اندر رہتے ہوئے اسکینڈلستان بن گئے کے پی کے، روز بروز نئے نئے اسکینڈل آ رہا ہے. اور ابھی تو اور ہے نہیں، اس کی اپنے اپنے سسٹم کے اندر ان کے اپنے اسپیکر، ان کے اپنے وزراء خود گواہی دے رہے ہیں ان چیزوں کے. ایک طرف سے چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ میرے وزراء، دوسری طرف سے ان کے وزراء کی بل اور اس طرح ایشو آتا ہے، خود پیش بھی کرتا ہے، خود پر آگے اس سے نکل بھی جاتے ہیں. تو یہ سارے حالات سارے لوگ واچ کر رہے ہیں. لوگ اس طرح نہیں ہے. ان کے ساتھ ایک بڑی بات تھی، آپ نے بات کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات. یہ بات تھی کہ فوج کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ پر صلاحیت ہی نہیں رکھتے. مگر اس واقعے کے بعد انڈیا کے ساتھ ہمارا جو کچھ ہو گیا، ان کا وہی بیان بھی دفن ہو گیا. اس کے وہی ورکر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے فوج کو گالیاں دیتے تھے اور خاکی وردی کے بارے کیا انہوں نے ان کی اس طرح برین واشنگ ہوئی تھی. ابھی اگر ان سے پوچھ لے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہم غلطی پر تھے، ہمیں تو اس خاکی وردی نہیں بچایا اور فوج نے بتایا، اور اس کی جو کچھ ہم نے کیا ہے ہم اس پر معذرت خواہ ہے. ان کا وہی چیز جو اصل چیز انہوں نے آخر میں پکڑی تھی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور اس کے لیے لوگوں کی اس طرح اسٹیبلشمنٹ سے نفرت پیدا کی تھی، وہی چیزیں ابھی اس واقعے کے بعد وہ بھی دفن ہو گئے. تو ان کی پاپولیرٹی اور اس چیز میں بہت کمی آئی. تو میں یہ جو آپ نے سوال کیے نہیں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں بندے بھی نکل جائیں گے، ہزاروں کی بڑی بات ہے. اور وہ یہ خود بھی سمجھتے کہ وہی چیز تو ہونا ہی نہیں. جب پہلے ہوا تو اس کے کیا نتائج ہوئے، اگر بعد میں کوشش کی جائے تو پھر کیا نتائج ہو. آخری سوال سر، چلیں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس میں کامیاب نہیں ہو سکے گی، لیکن اگر میں نون لیگ کے حوالے سے جاننا چاہوں تو آپ لوگ بھی مفاہمت کی سیاست پر تو یقین رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی میچور پارٹی کی حیثیت سے مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے. آخر میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے اب ان کی بہن کو آگے لا کر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آئیں مذاکرات کی میز پر آئیں، تو آپ کے خیال میں نون لیگ کو اس پہ کیا رسپانس دینا چاہیے؟ کیا بحیثیت سربراہ پارٹی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی مین سٹریم پولیٹکس میں آنے کے لیے سپیس ملنا چاہیے، یا جو کچھ ماضی میں انہوں نے کیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں عدالتوں میں اپنے کیسز فیس کرنے دیں؟ مطلب I totally agree، میں اس طرح بات نہیں، اور ہم اس پر یقین کریں، ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاست میں کوئی بات حرف آخر ہوتی بھی نہیں ہے. اور یہ پاکستان کی سیاست میں جو ہم نے دیکھا ہے اس پر اگر آپ کسی پوچھے کہ کل کیا ہوگا تو کوئی بھی اتنی وثوق سے بات نہیں کہہ سکتے کہ کل کیا ہوگا یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو میرا ایکسپیرینس 20-25 سالوں میں پریکٹیکل پالیٹکس میں ہوں، جو میں نے دیکھے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، عجیب عجیب باتیں بھی. مگر یہ بات تو ہم تو ڈے ون سے کہتے ہیں. ہم نے تو ڈے ون سے، جب ہم اپوزیشن میں تھے، جب ہمارا مینڈیٹ بھی چوری کرا دیا گیا 2018 میں، جب آر ٹی ایس بھی بیٹھ گیا، اس کے باوجود اگر ہم آئے تو اسمبلی میں اسی ٹائم میں بھی ہم نے کہا کہ آ جائے اس ملکی مسائل پر. اس ٹائم اپوزیشن لیڈر تھا شہباز شریف صاحب، اس نے عمران خان کو آفر کی کھل کر فلور آف دا ہاؤس کہ یہ سارے باتیں بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں اور ہمیں آگے دیکھنا چاہیے. جو ہو گیا ہو گیا، آگے دیکھنا وہ چاہیے کہ اس ملک کی معیشت کے لیے، دہشت گردی کے خلاف، سرحدوں کے خلاف جو کچھ ہو سکتا ہے ہمیں ایک ہونا چاہیے. اور اس دن ایز اے پرائم منسٹر پر بھی وہی بات کی. تو آج بھی ہم یہ بات سمجھتے ہیں، اس میں کوئی دوسرا نہیں. یہ تو ان کا ایک رائے تھا کہ ہم مانتے نہیں، یہ وہ جو بھی کہہ رہا تھا. ہم تو اس پر یقین رکھتے کہ بالکل مذاکرات ہونے چاہیے. سیاسی لوگوں کو جو سیاسی بات ہے ایک دوسرے کو برداشت کر لینا چاہیے. ہم سارے ایک ہی فیملی ہے،
एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेना चाहिए और वही चीजें छोड़ना चाहिए। एक की दौर आए दूसरे के खिलाफ और दूसरे की दौर आए तीसरे के खिलाफ। ये इमरान खान और हमारे में 100% डिफरेंस है। हमने तो कुछ किया ही नहीं था, जब उसका दौर आ गया तो हम तो नई इंटी स्टेट निकले थे, नई इंटी एस्टेब्लिशमेंट निकले थे, न कोई वाकयात किए थे। और हमारे साथ हमारी लीडरशिप नवाज शरीफ साहब से शुरू करके हम जैसे वर्करों तक हमारे साथ उसके दौर में जो कुछ हुआ सबके सामने हमारे तो कोई बात इस तरह ही नहीं। तो हमारे और उसके केसेस में बिल्कुल डिफरेंस है। मगर सारे बातों के बावजूद हम कहते हैं कि हम सबको रियलाइज कर लेना चाहिए और आगे सारे मिलजुल कर मुल्क के लिए काम कर लेना चाहिए। और सियासत हमारी अपनी अपनी, जिसकी अपनी पार्टी अपना मंशूर है, एजेंडा है, उसको आगे लेकर आवाम के पास जाना चाहिए और अपनी कारकर्दगी आवाम को पेश कर लेना चाहिए। मगर मुल्क के खिलाफ जो कुछ हो गया इसी दौर में, इमरान खान साहब की दौर में उसने जो कुछ कर दिया, इसी एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए कि अपने इदारों को पूरी दुनिया में इतना बदनाम कर दिया जाए। ये तो अल्लाह ताला का राम था। मैं तो कहता हूँ कि जो वाकया हुआ इसमें पाकिस्तान की बेहतरी थी, पाकिस्तान की इमेज की बहाली के लिए जो वाकया आपके सामने आया। मगर वो तो इतना कमजोर कर दिया था, हर जगह हर मुल्क फॉरेन ऑफिस जहाँ भी आप जाते थे सिर्फ इसके लिए वन पॉइंट काम करना, ये मुल्क की मफाद में नहीं। जब ये मुल्क को तो हम सारे होंगे अपनी अपनी सियासत भी करेंगे और मुल्क की खिदमत भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर अमीर मुकाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वफाकी वज़ीर भी हैं और नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हैं। और किसी हद तक अभी जो क्लैरिटी बज़ाहिर महसूस होनी चाहिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, उस हवाले से भी, और ख़ास तौर पर जो सियासी चैलेंजेस इस वक्त की हुकूमत को दरपेश हैं उस पर क्या क्या ऑप्शंस इस वक्त हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है, इसके ऊपर सहरासिल गुफ्तगू की है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद इसी सियासी माहौल में ईद के बाद क्या एहतजाजी तहरीक शुरू होने जा सकती है या फिर नहीं, अपोजिशन का लाहेअमल क्या होगा, इस पर कुछ सियासी तजिया लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर। जहां बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या नया बयानिया लेकर चल रही है, इसको बयानिए से ज़्यादा ये कहा जाए कि पॉलिसी में तब्दीली है, गलत नहीं होगा। दूने खाना तो शायद बात हो रही थी काफ़ी वक्त से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को जेल से बाहर आना चाहिए, लेकिन उसके लिए लगता यह है कि तमाम कार्ड्स तकरीबन इस्तेमाल किए जा चुके हैं। लेकिन पार्टी के अंदर रहने वाले लोग अभी भी ये जानते और समझते हैं कि सेकंड ऑप्शन के तौर पर एक एहतजाजी तहरीक, चाहे उसमें जितनी भी सख्त हो या क़ुव्वत हो, उसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन उसको लास्ट ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पहले यही कोशिश की जाएगी कि हुकूमत के साथ या इदारों के साथ बातचीत करके खान साहब के बाहर आने की राह हमवार की जाए। लेकिन ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? एक तरफ हम PTI के टफ़ टाइम से गुजरने का फेज़ देख रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेसरोपा बयानात दे रही है। बात हो रही है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे और ये ख़ुद उनके वालिद मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब फरमा रहे हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? एक सूबे की पार्टी किस हद तक चारों सूबों में कामयाब हो सकेगी, या कम अज़ कम इतनी कामयाब हो सकेगी कि एक इत्तेहादी हुकूमत ही तश्कील दे सके? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इस सेगमेंट में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हाफ़िज़ और तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब। आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये फरमाइएगा कि ये अलीमा खान साहिबा पार्टी में ओहदा तो रखती नहीं है, लेकिन हर इम्पॉर्टेंट बात जो होती है खान साहब की वो यही आके बाहर करती हैं। 26 नवंबर के एहतजाज की बात भी इन्होंने की थी, अब मुज़ाकरात की जो बात है वो भी यही कर रही हैं। तो आपके ख़्याल में एक तो ये कि क्या वो राइट पर्सन है इस किस्म के अनाउंसमेंट्स के लिए, और क्या पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है PTI की? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर ये बात दुरुस्त है, जो जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, पॉलिसी में तब्दीली आई है तो आ जानी चाहिए और सियासी जमातों को सियासी तर्ज़ अमल इख्तियार करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है। उन्होंने जो बात कही है और साथ ही कहा है कि इमरान खान क्या चाहते हैं, बात करने की बात करके कहा कि वो सिर्फ रूल ऑफ लॉ ही तो चाहते हैं, और उस रूल ऑफ लॉ की अगली तशरीह तो वही होती है ना कि फिर सीटें हमारी है, हुकूमत हमारी है, जो कि काबिल कबूल नहीं हो रहा। और मेरे तो ख्याल में ऐसी कोई बात हुई नहीं है, तय ना होने जा रही है अभी फ़िलहाल। तो जो खान साहब ने जेल में लास्ट मौक़िफ़ दिया था कि उनकी ख्वाहिश है कि वो बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से बात करें। इस्टेब्लिशमेंट कहती है आप 9 मई पे माफ़ी मांगें, आइंदा के लिए कहें कि हम ये नहीं करेंगे और हुकूमत से बात कर लें। ये स्टेटेड पोजीशन है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। बल्कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन जो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे, उन मुज़ाकरात कार ने ये बात कही थी कि जी आपको बैठना तो हुकूमत के साथ है, हम लोग भी बैठ जाएंगे, लेकिन आप ये ना समझिएगा कि हम 9 मई या GHQ हमला केस छोड़ देंगे। आपको यहाँ पे केस फेस करना होगा, आपको अगर सज़ा होती है तो आपकी ज़मानतें वगैरह आगे जाके होंगी। तो ये तो मेरे इल्म में है। अब आज अलीमा खान साहिबा ने जो गुफ्तगू की है हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं उनके सेक्रेटरी से मिलके और
बैरिस्टर गौहर ने भी कही कि ये जून में 5 को लग जाएगा और 6 को लास्ट वर्किंग डे होगा हाई कोर्ट का। तो मुझे ज़्यादा ये लग रहा है कि उनकी उम्मीदों पे बात ज़्यादा है, काम कम हुआ है। अच्छा, ये जो बार बार बात हो रही है कि जी हुकूमत ने भी उनको ऑफ़र्स किए, अब हर कुछ वक्त के बाद हुकूमत कहती है कि जी हम तो बात करना चाह रहे थे, लेकिन फिर हर कुछ दिनों के बाद वो ऑफ़र भी दोबारा कर देते हैं। आपके ख्याल में हुकूमत कितनी इंटरेस्टेड है आमिर भाई बातचीत करने में, या वो भी सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्ची कर रही है? देखिए, सियासी जमात ख़ास तौर पे जो अपोजिशन में हो, अगर वो पार्लिमानी किरदार ठीक कर रही हो तो वो गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है, नुकसानदेह नहीं होता। बहुत सारे लोग खुद पीटीआई के चाहने वाले समझते हैं कि जी बस इमरान खान का अगर बाहर आ गए तो ये हुकूमत चली जाएगी। चलें, हम और आप यहीं पे हम देख लेंगे कि वो बाहर आते हैं और उनका राइट है कि वो बाहर आएँ, ज़मानत कराएं, ये किसी शहरी को भी डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मारूजी हालात हैं वो भी देखने पड़ते हैं कि क्या ये फ़िज़ा साजगार है उनके लिए। ये बात करने में बिल्कुल ऐसी नहीं है। अभी उनको बहुत टाइम लगेगा, ज़मानत का जब मरहला आएगा तब भी बहुत चीज़ें तय हो चुकी होंगी कि कितना अरसा खामोश रहना होगा, कितना अरसा। और इस बात से अभी तक जो खामोशी की बात जो हमेशा इमरान खान साहब और उनके दोस्तों ने कही है कि हमें ये कहा गया है, तो ये बात उनको अमल दरामद करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री फॉल नहीं होगा। अभी तक मुझे कोई ऐसे इंडिकेशंस कहीं से नहीं मिले कि उनके साथ कोई बातचीत हो रही है या उसमें कोई कामयाबी की तरफ जा रही है। अच्छा, लेकिन ये तो हो ये रहा है कि ये बात हो रही है कि एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी, कारकुनान को कभी कह रहे हैं कि मरगला की पहाड़ियों तक लाया जाएगा, वहाँ पर कैंपिंग कर दी जाएगी, कभी कह रहे हैं कि इस्लामाबाद से बाहर जो इलाके हैं केपीके की हुदूद में आते हैं वहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। फिर वो तैयारी किस पैराए में हो रही है? देखिए, वो जो मारगला की पहाड़ी की कैंपिंग है या इस्लामाबाद के जो केपी के एरिया हैं, तो ये वो वही सेम ही है। दामन को के ऊपर जहाँ पे पहले कभी मनाल रेस्टोरेंट होता था कि वो एरिया, ये जो है ना, ये कहानी गौहर अयूब खान मरहूम किया करते थे कि हम बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराएंगे, हम मरी से भी आ जाएंगे, हम पहाड़ों से आएंगे और हम इस्लामाबाद कैपिटल को घेर लेंगे। यही उमर अयूब बताते हैं सारी बात अपने वालिद साहब वाली। लेकिन गौहर अयूब खान कभी भागे नहीं थे। ये आपको पता है ना, ये जब 26 नवंबर को निकले थे अली अमीन खान और उसके साथ बेगम बुशरा के साथ, तो इन्होंने तो, आपने ज़रूर इस सारे ट्रैक को देखा हुआ होगा जो है जहाँ से वो तिल्स्म होशरुबा की कहानी सुना रहे थे कि हमने जनाब वो सीमेंट के बैरिकेड लगे हुए थे, हम उनके ऊपर से गाड़ियाँ गुजार के ले गए। वो कोई मूवी बना रहे थे शायद, वो जैसे फाइटर शाइटर नहीं बनाई इंडिया ने हारने के बाद पिछली दफ़ा 2019 के बाद, और अब वो नहीं बनाएंगे यकीनन। इसी तरह की मूवी हमारे यहाँ भी चली थी कि वो 12 ज़िले टप के गड्डापुर पहुँचे थे और ये दामन को से और इस मारगला की पहाड़ियों से बड़ी रेंज रोवर गाड़ियाँ भी निकाल के ले गए, और वो ट्रक जो पुलिस ने रास्ता रोकने के लिए खड़े हुए थे उनको भी तहस नहस करके। बस ये इसी तरह की कहानियाँ ये सुना रहे हैं। इन्हें सियासी अमल में आना चाहिए, वो रास्ता लेना चाहिए। ये चढ़ाइयाँ बढ़ाइयाँ करके इन्होंने बहुत देख ली हैं, लोगों को ख़राब कराया, ज़मानतों में बेचारे अब तक फंसे हुए हैं। ठीक। अच्छा आमिर भाई, मुख्तसर अगर मुझे आखिर में बता सकें कि ये जो पाक भारत इशू के ऊपर वफूद बनाए गए हैं, कहाँ भारत ने 6-7 ग्रुप्स बनाए हैं, हम 1-2 ग्रुपों पे ही इत्तेफाक कर रहे हैं, इतनी जिम्मेदारी हमने चंद लोगों को दी है। अब कोशिश तो हमारी होगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ मज़ीद एफर्ट्स की ज़रूरत है? भारत इतनी आसानी से तो नहीं बैठेगा हमारे खिलाफ। इसीलिए तो उन्होंने इतने वफूद बनाए हैं भारी भरकम कि उनका झूठ हमेशा बिकता था। इस दफ़ा पाकिस्तान का सच चल गया है और लोग इंडिया से सवाल कर रहे हैं कि भाई पहलगाम के ऊपर आप हमें कोई सबूत तो देना, पाकिस्तान इन्वॉल्व है। जैसे ही ये सवाल होता है तो वो भड़क उठते हैं। अच्छा, इसी बुनियाद पे उन्होंने बिहार के इलेक्शन को आगे लगा के ये सारा काम किया मोदी ने, और मुंह की खाई जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अब उनके साथ इस दफ़ा कर दिया है। हुकूमत, फ़ौज, अवाम, सब लोग मिल के लड़े हैं इस काम के लिए। और मोदी जो अब अपील करते फिर रहे हैं ना पाकिस्तानी अवाम से, तो पाकिस्तानी नौजवान ने, जो यूथ है, उसने जवाब दिया जब आपने नूर खान एयरबेस के बाहर देखा कि मिज़ाइल आया है, तो फिर लोग अपने पाकिस्तान के झंडे लेके आ गए। इनकी आवाम तो घरों में दुबक गई थी, यहाँ लोग फिर रहे थे मतलब आम बंदूकें लेके। वो रेंजर्स के नौजवानों के साथ खड़े होकर फायर करते हैं कि ड्रोन हमने गिराना है और हम ले जाएंगे। तो इस जज्बे को तो दूर की बात है नज़दीक पहुंचना। हमारे तो जहाज़ों ने इनके जहाज़ ही नहीं नज़दीक आने दिए। ये 400 किलोमीटर दूर रहे और हमारे मिसाइल उनके हर ठिकाने पे पहुंचे हैं। उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम था वो हमने तबाह कर दिया था, कम्युनिकेशन हमने तोड़ दी थी। साइबर वार में वो उनके ख्वाब ख्याल में नहीं था जो कुछ हमने कर दिया। तो अब हमारे वफूद जो जा रहे हैं उन्हें सिर्फ अपनी बात सही तरीके से डिलीवर करनी है कि 1971 वाली बात जैसी आ रही है कि ये बांग्लादेश की दहशतगर्दी थी। बांग्लादेश में जो दहशतगर्दी की इंडिया ने की, जो मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया। फिर
کینیڈا ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، آسٹریلیا میں یہ دہشت گردی راہ ایکسپورٹ کر رہی ہے، بندے مارتی پھر رہی ہے. پاکستان تو شروع دن سے وکٹم ہے. انہوں نے ہمیں ہی نشانہ بنا لیا کہ پاکستان وہاں پہ دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو پاکستان نے تو اوپنلی کہا ہے کہ وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں، آپ بیٹھ کے آج نئے سرے سے بات کریں، ہمارے سے دہشت گردی پہ بات کریں، آپ ایک جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس پہ بات کریں، پھر ہم تجارت پہ اور باقی چیزوں پہ بات کریں گے، لیکن جامع مذاکرات ہوں گے. ان باتوں کو بھول جائیں. اب ہمارے لیے سفارتی سطح پہ ہماری جو سفارتی ٹیم ہے، جس کو ظاہر ہے وزیر اعظم تو لیڈ کر ہی رہے ہیں، لیکن ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بے پناہ اچھا کام کیا ہے. اب اس میسج کے اوپر ہماری میسو جو سفارتکاری ہونی ہے، وہ ڈوزیئر پہنچانے ہیں، وہ پاکستان اسلام آباد میں موجود امبیسڈرز کے حوالے بھی ہو رہے ہیں، وہ دنیا بھر میں ہم بھجوا رہے ہیں. اور یہ جو مین کیپٹلز ہیں، جیسے واشنگٹن میں پہنچ رہی ہے ٹیم ہماری 3 جون کو، اور 9 جون کو وہ لندن پہنچ رہی ہے. تو آگے چل کے پارلیمانی وفود کا بنانے کا بھی فیصلہ ہونا ہے، لیکن یہ گورنمنٹ نے اپنا بنایا ہے کہ فوری طور پہ جیسے وزیر اعظم شکریہ ادا کرنے نکلے ہیں کچھ دوستوں کا، کچھ کے پاس وہ پھر جائیں گے، اور کچھ جگہوں پہ بلاول بھٹو کی قیادت میں بھیجا ہے. تو بلاول بھٹو بنیادی طور پہ حکومتی وفد کے سربراہ ہیں، پارلیمانی وفد کے سربراہ نہیں ہیں. تو وہ حکومت کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں اس وقت وہاں پہ، اور پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے، جو کہ اچھی بات ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ عامر بھائی آپ کے قیمتی وقت کا. عامر الیاس ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی ہیں، اور یقیناً پاکستان مختصر صحیح لیکن ایک محدود ڈومین میں رہتے ہوئے جو پاکستان کی اصل تصویر ہے اور جو حقائق ہیں بھارت کے حوالے سے، وہ ثبوت سامنے رکھنے جا رہا ہے. سیاسی مسائل اپنی جگہ ملک کے اندر، لیکن بین الاقوامی محاذ کے اوپر اس حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ یقیناً قابل ستائش ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.